दोस्तों, आप जानते हैं कि 2014 से बीजेपी सत्ता में है। और जब बीजेपी नई नई सत्ता में आई थी तब मोदी जी बयान दिया करते थे कि कांग्रेस ने 50 साल में क्या किया। फ्रेंड्स, ये कोई बताने की बात नहीं है। आप जानते हैं जब देश आज़ाद हुआ तब यहाँ खाने के लाले पड़े हुए। कांग्रेस ने देश को खड़ा किया है। कांग्रेस ने देश को बहुत आगे तक कांग्रेस लेकर गई है। लेकिन मोदी इस बात से बिल्कुल नहीं शर्माते कि उसने देश को इतना ही पीछे कर दिया है। नोटबंदी करते हैं, तमाम इकोनॉमिक्स गलत बताते हैं, लेकिन मोदी जी मानने वाले नहीं थे। बहुमत की सरकार थी और फिर नाले के गैस से चाय बनाने वाले वैज्ञानिक थे। फ्रेंड्स, इस गवर्नमेंट ने बेरोजगारी बढ़ गई है। रोजगार का वादा किया था, पूरा नहीं हुआ। महंगाई बढ़ गई है। आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। कॉरपोरेट जगत की सरकार है, सब कुछ उन्हीं का फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल जो थोड़ी बहुत ज़िंदगी आसान थी एक आम आदमी की, उसको भी मुश्किल कर दिया है। और हम यूपी से बिलोंग करते हैं। यहाँ डबल इंजन की सरकार, यानी हमारे यहाँ योगी जी हैं जो किसी को भी टारगेट करके अवैध कब्जा बताकर उसके सर से छत छीन लेते हैं। फ्रेंड्स, मणिपुर जला, पीएम कुछ नहीं बोले। किसान शहीद हुए, पीएम कुछ नहीं बोले। और बोले तो क्या बोले? गाय पर, गोबर पर, कोठे पर, मुजरे पर, और हद तो तब हो गई जब मंगलसूत्र पर पहुंच गए। ऐसा लगता था कि जैसे वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ कुछ मेरे जो हिंदू दोस्त हैं उनको परेशानी हो सकती है कि गाय के जिक्र से आपको क्या परेशानी है। मुझे जिक्र से परेशानी है। सिर्फ जिक्र किया जाता है, उनका इंतजाम नहीं किया जाता, बजट जारी नहीं किया जाता। एक तो किसान तबाह है, उसकी फसल बर्बाद करते हैं वो पशु। दूसरे, उन पशुओं के लिए प्रबंध नहीं किया जाता। आप गाय को माता मानते हैं और फिर वो किसानों के खेत में घुसती है तो उसको लाठी डंडों से पीटा जाता है। क्या आपने गौशाला बनवाई? नहीं। और शिक्षा की बात करें तो बिल्कुल ही फिसड्डे रहे आप। जब आप खुद अनपढ़ हैं, आप समझते हैं कि अनपढ़ रहकर भी सब कुछ किया जा सकता है, इसलिए आपने इकोनॉमिक्स की बात नहीं, इकोनॉमिक्स जो थे उनकी बात नहीं मानी। नोटबंदी की, कोई ब्लैक मनी नहीं आया। आप देश के विकास पर नहीं बोलते। कोई भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आपको जो अच्छे पत्रकार हैं उनके सवालों का जवाब फेस नहीं करना आता। बस आप पैसा खिलाते हैं और जो कड़ाके के पत्रकार, सच बोलने वाले पत्रकार, रवीश कुमार, प्रिय प्रसून जोशी और अजीत अंजुम जैसे पत्रकार, आप इनको रास्ते से हटा देते हैं, लेकिन इससे मेन मुद्दे गायब नहीं हो जाते। आप लोगों का ध्यान मंदिर की तरफ ले जाते हैं। आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो आपकी एक भैंस वो मुसलमानों को दे देगी, आपका मंगलसूत्र मुसलमान छीन लेंगे। मंगलसूत्र पर हमला जब नहीं हुआ जब मुग़लों ने यहाँ 900 साल राज किया, अंग्रेज़ों ने 200 साल राज किया। ये
वो चीज़ है जो सुहाग की निशानी है। इसके लिए हिंदुस्तान के कल्चर में ये बात शामिल है कि कोई इस पर हाथ डालेगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। आप बेवजह लोगों को डराइए मत। आप देश को बिल्कुल गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। आपने देश को बेच कर रख दिया है बिल्कुल। 2014 से अब तक देश ने जितनी भी तरक्की की थी आपने उसको तो माइनस किया ही, देश को गर्त में भी धकेल दिया। जब मोदी जी शुरू में आए थे तो बहुत दमदार भाषण देते थे और लोग बहुत खुश होते थे कि ये तो वाकई दमदार आदमी है। ऐसा ही लगता था हमें भी, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि आप ये सब झूठ बोलते हैं। इसलिए लोगों ने भरोसा किया और आपको सत्ता में बिठा दिया। आपके सारे वादे जुमले साबित हुए। फिर आपने माफ़ी मांगते हुए दूसरी बार फिर भरोसा दिलाया और हिंदू मुस्लिम के कहीं दंगे फसाद कराए, जिससे मेजोरिटी आपके हक में हो गई और आप फिर सत्ता में आ गए। लेकिन जब जनता ने लगातार देखा कि ये बातें तो बड़ी बड़ी करता है लेकिन सारी झूठ बोलता है, ये इंसान लगातार बोलता है मगर झूठ बड़ा शानदार बोलता है, इसलिए जनता ने 2024 में आपको नकार दिया। अगर ईवीएम न होती तो आप धरती पर पड़े होते, लेकिन ईवीएम के सहारे आपने एक लंगड़ी लोली सरकार तो बना ली, लेकिन अब उस सरकार को चलाना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। आपको जनता से मतलब तो है नहीं। आपके दोस्त कॉरपोरेट जगत के लोग हैं, उनके आप हेल्प कर देते हैं, उनका कर्जा भी माफ़ कर देते हैं, नया कर्जा दिला देते हैं। आपके वही कॉरपोरेट जगत के लोग पैसा लेकर भाग जाते हैं। वही कॉरपोरेट जगत के लोग मीडिया को ख़रीद लेते हैं, जहां आपकी सुबह से शाम तक तारीफ होती है। अगर आधी मीडिया भी सच बोल देती कि चुनाव में कुछ भी हो सकता है तो मोदी जी जितनी सीट आई है ये भी ना आती। बहरहाल आपने लंगड़ी लूली सरकार बना ली, लेकिन इस सरकार का चलाना अब बड़ा मुश्किल है। आपने देश में नोटबंदी की, उल्टे सीधे फैसले किए, सब जनता ने झेले, लेकिन अब आपके मैनेजमेंट को तो हम तब मानेंगे जब आप इस लंगड़ी लोली सरकार को मैनेज कर पाएं। अगर नहीं कर पाए तो ये हमारे देशवासियों के सोचने की बात है कि क्या ऐसा इंसान देश को चला पाएगा जिसने अपने माँ बाप तक छोड़ दिए, अपना घर तक छोड़ दिया, और लोगों को बहकाने के लिए कहता है कि देश में राष्ट्र प्रेम जागा था। जिनके सीने में राष्ट्र प्रेम जागता है वो सीमा पर लड़ते हैं, वो आरएसएस के दफ्तर में जाकर झूठे बर्तन साफ नहीं करते। मोदी चमचागिरी करके यहाँ तक पहुँचे। बहरहाल मुद्दे की बात यही है कि देखते हैं मोदी कब तक मैनेज कर पाते हैं सरकार को, जो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। इसी के लिए फ्रेंड्स एक ताज़ा तरीन वीडियो हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मोदी सरकार में कोई काबिलियत है या फिर अब इसके दिन पूरे हो गए हैं। सो लेट्स कम एंड वॉच द वीडियो।
उसके बाद दावा किया गया कि जेडीयू के 5 सांसद नीतीश कुमार के संपर्क के बाहर है। लेकिन अब तो गजब ही हो गया। आपको बता दें, नीतीश कुमार के करीबी जेडीयू प्रवक्ता और प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल ने बयान दिया है और उनका कहना है कि जिसको हमसे गठबंधन करना है वो आ सकता है। तो खुला ऑफर दिया जा रहा है, वो भी जेडीयू प्रवक्ता की तरफ से दिया जा रहा है। अब इस बयान के बाद से तो बवाल मच गया है और सवाल किया जा रहा है कि क्या ये बयान नीतीश कुमार के इशारे पर दिया गया है या फिर कि नीतीश कुमार पर जेडीयू के नेता दबाव बना रहे हैं। तो सवालों के जवाब सहित जेडीयू प्रवक्ता का बयान मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब बिहार में तख्ता पलट हुआ तब भी इसी तरह की खबरें निकलकर सामने आई थी। खबर नहीं आती तो खबर भी आप देखिए। खबर आप देखिए आज तक, इसमें लिखा भी है कि 11 विधायकों की सीक्रेट मीटिंग, जेडीयू में टूट का खतरा, दिल्ली में बड़ा ऐलान कर सकते हैं बिहार सीएम नीतीश कुमार। तो तब भी खबरें निकलकर सामने आई थी कि जेडीयू में टूट का खतरा सता रहा है और नीतीश कुमार दिल्ली में कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं और अब भी कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, जहां एक तरफ जेडीयू के नेता बगावती तेवर दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने 29 जून को दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ जेडीयू के नेता शामिल होने वाले हैं और तो और ये बैठक नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बैठक में ना अमित शाह शामिल होंगे और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। ये बैठक सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की अध्यक्षता में की जा रही है। तो कायदे से तो अगर चाहते तो ये बैठक बिहार में भी की जा सकती थी, लेकिन ये बैठक बिहार में ना होकर दिल्ली में हो रही है। सारे के सारे जेडीयू के नेता दिल्ली में महाजुटान करने की तैयारी में हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दबाव बनाने की पॉलिटिक्स अपने चरम पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जेडीयू में बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं, जेडीयू में टूट का खतरा दिखाई दे रहा है। अब जेडीयू को बचाने के लिए नीतीश कुमार आगे आए हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी से बार्गेनिंग की जा रही है, मंत्रालय मांगे जा रहे हैं, पैकेज मांगा जा रहा है, स्पीकर पद मांगा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब अगर बीजेपी जेडीयू की शर्तों को नहीं मानी तो बड़ा खेल होने वाला है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी तक सिर्फ अंदर खाने खबरें निकलकर सामने आ रही थी, अब तो जेडीयू प्रवक्ता का बाकायदा बयान भी निकलकर सामने आ गया है और अपने बयान में जेडीयू प्रवक्ता ने साफ साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी बुरा हारी है और बुरा इसलिए हारी है क्योंकि उन्होंने जेडीयू को ज्यादा सीटें नहीं दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बयान बिहार को लेकर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को लेकर दिया गया है। तो क्या बयान दिया गया है उत्तर प्रदेश के जेडीयू अध्यक्ष की तरफ से? ध्यान से सुनेगा। खबर आप देखिए जागरण की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एनडीए गठबंधन के साथ खेला करेंगे नीतीश कुमार। जेडीयू ने यूपी को लेकर दिए बड़े संकेत, अखिलेश के लिए कह दी है ये बड़ी बात। तो क्या बड़े संकेत दिए गए हैं और कैसे जेडीयू प्रवक्ता और नीतीश कुमार के करीबी ने भारतीय जनता पार्टी को भर भर कर सुनाया है? ध्यान से सुनेगा। देखिए खबर में अंदर लिखा हुआ है कि जनता दल यूनाइटेड के दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए अनूप सिंह पटेल ने गुरुवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। तो आप देख सकते हैं 403 सीटें होती हैं। अभी सीटों को लेकर कोई तय तोड़ नहीं हुआ है, लेकिन जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ साफ कह दिया है कि जेडीयू 50 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और तो और बूथ स्तर पर ये तैयारियां शुरू भी कर दी गई है। देखिए खबर में लिखा भी है आगे कि पार्टी ने अभी से इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है और जल्द वो जिलों का दौरा करेंगे। फिर प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं संगठन को मजबूत करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए कितना कमजोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब पत्रकार से सवाल किया गया कि आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में तो 50 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोकसभा चुनावों में तो एनडीए ने बहुत खराब प्रदर्शन दिया है। इस पर जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि अगर उन्होंने हमें ज्यादा सीटें दे दी होती तो इतना खराब प्रदर्शन नहीं होता। क्या कहना है सुनेगा। देखिए इसमें खबर में लिखा हुआ एक एक लाइन को ध्यान से सुनेगा,
क्योंकि ये बयान किसी छुटभैया कार्यकर्ता या फिर कि नेता की तरफ से नहीं दिया गया है, जेडीयू के प्रवक्ता की तरफ से दिया गया है। तो अपने आप में कितना अहम हो जाता है आप समझ सकते हैं। देखिए खबर में लिखा भी हुआ है कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के कारण उनकी पार्टी ने भाजपा से लोकसभा चुनाव में 3 सीटें मांगी थी। मिर्जापुर, फूलपुर और अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर हमारी पार्टी प्रत्याशी उतारना चाह रही थी, लेकिन भाजपा ने सीट नहीं दी। अगर हमें सीट मिल गई होती तो यूपी में एनडीए गठबंधन की इतनी करारी हार ना होती। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ठीकरा फोड़ा जा रहा है। वैसे भी आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसे खींचतान मची हुई है और अब इस खींचतान में जेडीयू भी शामिल हो गई है। और तो और जेडीयू नेता की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि अब हम इतने मजबूत हो गए हैं, अगर किसी को गठबंधन करना है तो वो आ सकता है, खुला ऑफर दिया जा रहा है। देखिए खबर में लिखा भी हुआ है कि अब पार्टी अपना आधार मजबूत करेगी और विधानसभा चुनाव में जिस भी बड़े दल को लगेगा कि जेडीयू के साथ गठबंधन करना चाहिए तो वह खुद से हमसे संपर्क करेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। जेडीयू के प्रवक्ता है, प्रदेश अध्यक्ष है, बयान दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में यह हाल हो रहा है, सीटों को लेकर इतनी तगड़ी खींचतान मची हुई है, तो बिहार में क्या होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां एक तरफ जेडीयू के नेता सांसद नाराज चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब तो जेडीयू के प्रवक्ताओं ने बोलना तक शुरू कर दिया है। और ये वो प्रवक्ता है जिन्हें नई टीम में प्रवक्ता बनाया गया है। अभी नए नए प्रवक्ता बने हैं तब भी बयान दिए जा रहे हैं, वो भी खुल्लम खुल्ला दिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने अभी अभी अपनी नई टीम बनाई है, लेकिन इस टीम ने भी बगावती सुर अपना लिए हैं। एक के बाद एक बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब चुनाव चल रहे थे तो चुनाव के दौरान भी जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष शालिनी सिंह पटेल ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने एनडीए में होने के बावजूद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। खबर भी मौजूद है, नहीं याद है तो सुनिएगा। देखिए खबर एबीपी की, इसमें लिखा भी है कि वोटिंग से पहले एनडीए में फूट, बीजेपी के सहयोगी दल ने की सपा प्रत्याशी को जिताने की अपील। तो आप देख सकते हैं ये शालिनी सिंह पटेल है, ये भी नीतीश कुमार की करीबी है। जब चुनाव चल रहे थे तो अपील की जा रही थी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताया जाए। और अब आप देख सकते हैं कि जब चुनाव खत्म हो चुके हैं तो उत्तर प्रदेश के जो प्रवक्ता है जेडीयू के, उनका कहना है कि जिसको हमसे गठबंधन करना है वो आ सकता है, सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इशारों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है। जहां एक तरफ टीडीपी स्पीकर पद को लेकर दबाव बना रही है, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के नेता भी दबाव बना रहे हैं। अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि कौन कितना दबाव बनाता है और कौन कितना दबाव झेल पाता है, क्योंकि जबरदस्त खींचतान मची हुई है। और ऐसे हालातों में नीतीश कुमार मीटिंग करने वाले हैं। ये मीटिंग 29 जून को दिल्ली में होने वाली है, तो कितनी बड़ी बैठक होगी आप समझ सकते हैं। इस मीटिंग को लेकर दावा ये किया जा रहा है कि नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे। अब जैसे हालात बने हैं, ऐसे हालातों में अगर नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला नहीं लिया तो उनके नेता कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, बगावत हो सकती है। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी को तो सपोर्ट नहीं करेंगे। समझने वाले अपने आप में ये बात तो समझते ही हैं। तो कितना तगड़ा बवाल मचा हुआ है आप देख सकते हैं, खबरें देख सकते हैं, बयान सुन सकते हैं। और ये हाल तब हो चुका है जब सदन का सत्र होने वाला है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या 29 जून को कुछ बड़ा होने वाला है? और अगर कुछ बड़ा नहीं हुआ तो क्या जेडीयू के नेता कुछ बड़ा करने की तैयारी में हैं? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। देख रहे थे ये न्यूज़, एक तरह से एनालिसिस था ये सब। बेरोजगारों को बीजेपी ने बहुत गुमराह किया। उन्होंने हक मांगना चाहा, लाठीचार्ज किया, किसानों को नहीं बख्शा, जवानों को नहीं बख्शा, अग्निवीर लाकर सारे फैसले ऐसे किए जो जनहित में है ही नहीं।
इसलिए मोदी जी आपको नकार दिया है यहाँ के लोगों ने। आपने सिर्फ नफरत की राजनीति की है और यहाँ के लोगों ने बता दिया कि हम मोहब्बत से रहते हैं, अमन से रहते हैं। एक चमन तभी खूबसूरत होता है जब उसमें रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, और तुम सिर्फ एक रंग के फूल चाहते हो। जनता ने आपको बता दिया है कि हमें नफरत की राजनीति पसंद नहीं है, इसलिए आपको ज़मीन पर पटक दिया है। ये लंगड़ी लोली सरकार आपने बना तो ली है, लेकिन जैसे किसी इकोनॉमिक्स की बिना सलाह के आपने नोटबंदी की थी। आप नाले से चाय बनाते थे, बड़े वैज्ञानिक थे। देखते हैं आप सरकार को कैसे मैनेज कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर अपना पिछवाड़ा संभाल लीजिए। आपकी जाने की तैयारी हो रही है। और हाँ, तुम फकीर हो ना, झोला उठाकर चल पड़ोगे, लेकिन एक बात, उस झोले को चेक ज़रूर करवाइएगा। आप पर भरोसा नहीं है किसी को। फ्रेंड्स, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।